ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है समाहित हैं और इसमें देखिए सभी को हम प्रैक्टिकली बताते हैं, कुछ इसमें थ्योरेटिकली हैं कुछ प्रैक्टिकली भी हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली हैं यथासंभव उसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। और जो थ्योरेटिकली है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 है, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट में से जो कि मैथमेटिकल काम करता है, तो वो कौन सा काम करता है। देखिए यहाँ पे जो सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, ये पता है। और जो सीपीयू के पार्ट्स हैं तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट यहाँ पे सीयू, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। इसके बाद यहाँ पर होता है एमयू, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि जो सीपीयू अकेला काम नहीं करता, सीपीयू के अंदर पार्ट्स भी होते हैं, मेमोरी यूनिट्स भी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सभी यूनिट्स कंबाइंड मिल करके एक कंप्लीट सीपीयू का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अकेले सीपीयू वर्क नहीं करता, ठीक है। तो और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, सभी के अलग अलग काम होते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए सीयू यानी कि कंट्रोल से रिलेटेड, कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। और यहाँ पर जो एमयू होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि अगर मेमोरी की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पर मेमोरी यूनिट यूज होता है। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक या गणितीय कार्य या लॉजिकल कार्य करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने इनपुट कर दिया कि 2 बड़ा है कि 3 है ना, ये लॉजिकल वर्क कौन करेगा, एएलयू करेगा। तो जो मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क होता है वो कौन करता है, एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट इनके पार्ट्स हैं सीपीयू के, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ओवर डाटा। कौन करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क, कौन करता है इसमें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर देखिएगा व्हिच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बोथ इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइसेस। जो यहां पर दिए गया है, ठीक है, इनमें से इनपुट और आउटपुट के रूप में दोनों यूज होता है। जिस तरह से हम माउस का है इनपुट है, कीबोर्ड आउटपुट है, और डिस्प्ले मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से ये 4 हैं, इन चारों में से एक ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं कि रैम की बात करते हैं, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम होती है तो रीड और राइट दोनों का काम करता है, यानी कि इसमें जो डाटा लिखा है पड़ा हुआ है उसको क्या कर सकते हो आप, रीड भी कर सकते हो और इसके अंदर कुछ डाटा आप डाल भी सकते हो, यानी कि आप इसमें अंदर इनपुट भी कर सकते हो और इसकी डाटा को आप ले भी सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीड और राइट दोनों काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं मेमोरी जो है दोनों काम कर रहा है, यहाँ पे रीड करने का भी और राइट करने का दोनों का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कौन करेगा, ये मेमोरी यूनिट, मेमोरी काम करेगा, ठीक है ना। हाँ तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 3 पे चलते हैं। देखिए The number of parallel wire in a computer system bus is known as। एक कंप्यूटर सिस्टम में समानांतर तारों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं, बस विड्थ। जो बस विड्थ, बस चौड़ाई होती, अच्छा बस होता क्या है, व्हाट इज बस, बस क्या होता है, जिस तरह से
बस का काम, रियल लाइफ में आपके जो बस होती हैं ट्रेवलिंग का काम करते हैं, है ना, किसको ट्रेवल करते हैं, पैसेंजर्स को ट्रेवल करते हैं, ले जाते हैं उनको, है ना, सवारी को ले जाते हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर में सिस्टम बस होते हैं, बसेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाटा को ले जाना और ले आने का काम करता है। जैसे हम अगर सिंपल सी बात करें कि जो साटा केबल या पाटा केबल्स होती हैं वो एज ए बस के रूप में काम करती हैं, डाटा को ले जाना और ले आना, ठीक है ना। तो यानी कि डाटा को ट्रेवल जिसके माध्यम से करते हैं तो बस के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट कुछ है कि द नंबर ऑफ पैरेलल वायर इन ए कंप्यूटर सिस्टम बस इज नोन एज, एक कंप्यूटर सिस्टम में समानांतर तारों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है, तो बस विड्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड एज, सीपीयू के शब्द की लंबाई को किस रूप में मापा जाता है। तो जो सीपीयू की लंबाई होती है तो किस रूप में मापते हैं, उसको मापते हैं द नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड, यानी कि एक वर्ड में कितने बिट बन रहे हैं, इस रूप में मापा जाता है। क्या मापा जाता है कि सीपीयू के शब्द की लंबाई, जो सीपीयू के जो वर्ड्स होते हैं इसकी लंबाई किस मापते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द नंबर्स ऑफ बिट्स इन ए वर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा द नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक लाइन में क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और एक लाइन में आंसर नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो रॉन्ग आंसर हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो आपका ये वन लाइनर बन जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो एक लाइन पे क्वेश्चन, एक लाइन पे आंसर, तो ये ऑन लाइनर हो जाएगा आपका। एमसीक्यूज हम बता रहे हैं, वन लाइनर बन जाएगा अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो। राइट आंसर क्वेश्चन विथ राइट आंसर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट पार्ट्स द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, है ना। कई बार पूछा गया है यूएसबी का फुल फॉर्म, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपका ये पोर्ट दिखाई दे रहा है जिसमें माउस कीबोर्ड ये पोर्ट लगे हुए हैं, है ना, ये पॉली पोर्ट, तो इनको क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अभी सीधे आप एक लाइन में लिख सकते हो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह, जो पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हो कहाँ लगाते हो, यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। माउस कीबोर्ड कहाँ लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप जो इस तरह से पोर्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट है। अगर आप माउस कीबोर्ड देखे होंगे ना तो कुछ इस गोल गोल तरह, है ना, पॉइंट्स, डॉट डॉट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का यूज करके और पिन का यूज करके आप माउस कीबोर्ड लगा सकते हो, है ना। एक ब्लू कलर का में आता है और एक बैगनी कलर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्ट होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, which of the following input devices is used to convert image of text into machine editable text and widely used to convert text document into electronic files। मतलब कि निम्न इनपुट डिवाइस में से कौन से डिवाइस का प्रयोग टेक्स्ट की छवियों को मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने और व्यापक रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से ये कोई आपने नेट से या कहीं से भी आपने कोई भी टेक्स्ट निकाला, कहीं से भी आपने टेक्स्ट निकाला, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज आप ये चाहते हो कि जो टेक्स्ट हमारा है ना, तो इस टेक्स्ट को हम ऐसा क्या करें कि ये नोटपैड में या वर्ड पैड में या MS वर्ड में ये लिखित रूप से आ जाए ताकि हम उसमें एडिटिंग कर सकें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हिच आर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, तो हम इसको एडिटिंग कर सकें। तो एक क्या होता है कि OCR होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो OCR एक डिवाइस होती है ना, उससे आप क्या करोगे कि आप लिखे हुए टेक्स्ट को स्कैन जब करोगे ना तो वो टेक्स्ट आपका जो एडिटेबल टेक्स्ट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके संबंधित सॉफ्टवेयर में आता जाएगा।
जिस तरह से बार कोड रीडर होता है ना, बार कोड रीडर क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को रीड करने का काम करता है। अब रीड करते हैं तो वो चीजें सीधे आप एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको उस टेक्स्ट को इनपुट करवा लेते हो, ठीक है ना। उसी तरह से ओसीआर होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसका यूज क्या होता है कि आप टेक्स्ट को जो इमेज में, जैसे मान लीजिए किसमें है, ये इमेज में है, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओसीआर होता है ना, तो ओसीआर के माध्यम से हम इसको स्कैन कर लेते, फिर हमारा जो क्वेश्चन है ना, तो हमारा क्वेश्चन किस में आ जाता, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता, हम उसको एडिटिंग कर सकते थे। तो किसके मदद से हम कर सकते हैं, OCR, और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which of the following comes in the form of 25 pins female connector and used to connect प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर 25 पिंस फीमेल कनेक्टर के रूप में आता है और प्रिंटर, स्कैनर और इसी तरह के अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पैरेलल पोर्ट होता है ना, आप पुराने सीपीयू में देखेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे प्रिंटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, 25 पिन उसमें होते हैं, ठीक है ना, 25 पिंस होते हैं इस तरह से, ठीक है ना, मेल और फीमेल। यानी कि जो वायर होता है ना, वो मेल जिसमें पिंस लगे होते हैं वो मेल पोर्ट होता है, और जिसमें यहाँ पे होल्स रहते हैं ना, जिसपे 25 पिंस होल्ड करने के लिए 25 पोर्ट्स होते हैं ना, तो वायर लगा जाता है, तो ये फीमेल पोर्ट्स हो जाता है, और एक जिसमें पिंस होते हैं वो मेल पोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंटर में यूज होता है तो वो कौन सा पोर्ट होता है, आपका पैरेलल पोर्ट, वो 25 पिन वाला। तो आज का जो प्रिंटर आते हैं तो वो यूएसबी वाले में भी काम चल जाता है, ठीक है। तो 25 पिंस वाले क्या आते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के वाले आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाँ, ए सीपीयू विथ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि एमआर का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमआर का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, लिख लीजिए, कभी कभी ये आता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अभी तो क्वेश्चन बना के दिया है, लेकिन ये यहाँ पर MAR का फुल फॉर्म भी दे देता है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR का फुल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे MAR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ CPU विथ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ 24 बिट्स कैन एड्रेस अप टू, यानी कि 24 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वाला एक CPU कितने मेमोरी तक एड्रेस रख सकता है, तो कितने रख सकता है, 16 MB तक, 16 MB तक मेमोरी एड्रेस रख सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हाँ 16 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी कि जो कौन सी, ये यानी कि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दिए गए हैं ना, इन लैंग्वेजेस में से, इन भाषाओं में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, तो वो डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर्स, है ना, लो लेवल लैंग्वेज समझता है। और इंसान बोलता है क्या है या यूज क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, तो डायरेक्टली क्या समझ सकता है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज से आप इसको कमांड दे रहे हो तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर, बताया था ना, कंपाइलर, असेंबलर वगैरह ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो इनका यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, डायरेक्टली क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली क्या समझता है कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं समझता है, ठीक है। जब हाई लेवल लैंग्वेज समझता है तो विजुअल क्या समझेगा, C++ क्या समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए छोड़िए उसको, रहने दीजिए, अभी शट डाउन मत करिए। चलिए देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, है ना, एक क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, है ना, 10 नंबर।
अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। अब यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब समझिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें नए फीचर जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसको आपको मार्केट से परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज 10, 11 या फिर है ना यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जो ओपन सोर्स है, ठीक है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो लाइनेक्स है। और लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया, लाइनेक्स का आविष्कार लूनस टोरवर्ट ने किया 1991 में किया, ठीक है ना। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, एमएस ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर की विंडोज है, ये सभी यहाँ पे विंडोज के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर हो आता है। आपका एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी जो है तो ओपन सोर्स नहीं है। यहाँ पे लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि ओपन सोर्स कौन सा है, तो ओपन सोर्स कौन सा है, लाइनेक्स। कई बार पूछ चुका है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला यहां पर अगला क्वेश्चन यह है कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज डॉट डॉट एंड सेट ऑफ प्रोग्राम गवर्न कन्वर्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और इट्स रिलेटेड डिवाइसेस इज नोन एज। हिंदी में देखिएगा, निर्देशों के संबद्ध सेट के रूप में जाना जाता है और प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को इससे संबंधित उपकरणों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया। समझिए, हमने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या बताया था, प्रोग्राम व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, हाँ निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बताया था ये। बस इतना अवश्य याद रखना है, कोई भी कितना भी क्वेश्चन बड़ा दे दे, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। केवल एक चीज याद रखिए यहाँ पे, सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये याद रखिए एक लाइन। दूसरी लाइन व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम निर्देश या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, इतना याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इतना याद रखिए, यहाँ पर एन ऑर्डर टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, अभी बताया ना, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अभी दिखा, अभी लिखा था, अभी देखा था, निर्देशों के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। और प्रोग्राम के सेट को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो दूसरे वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को, यानी कि निर्देश लिख लेते हैं यहाँ पे, निर्देश जो होते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश में कहें तो, निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो वही तो है कि ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को नोन एज जाना जाता है, तो क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। बस इतना याद रखिए, बन जाएगा। कितना भी क्वेश्चन बड़ा करेगा या घुमा फिरा करे, कॉन्सेप्ट बस याद रहे आपको। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, डबल क्लिकिंग ऑन द टाइटल बार ऑफ द मैक्सिमाइज्ड विंडो विल डॉट डॉट विंडो, मतलब एक विंडो के टाइटल बार पर डबल क्लिक करने से विंडो क्या हो जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम ओपन किए हैं नोटपैड, ठीक है, ये हम नोटपैड ओपन किए हैं, ठीक है। अगर ये मैक्सिमाइज है, इस पे हम टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे ना, ये क्या हो गया, रिस्टोर डाउन। ये हमने फर्स्ट डे ही बताया था,
नोटपैड पढ़ाते समय ही बताया था कि ये बटन मिनिमाइज है आपकी, ये मैक्सिमाइज बटन है, ये क्लोज बटन है। अब ऐसी कौन सी बटन है जो रिस्टोर डाउन में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये मैक्सिमाइज बटन ही यहां पर देखिए रिस्टोर डाउन में कन्वर्ट हो जाती है ना। भूलना नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें पूछता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, सीपीसीटी में, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, छोटी छोटी चीजें, वो तो बनना चाहिए। वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ना। तो यहां पर डबल क्लिक ऑन द टाइटल बार, जब टाइटल बार पर डबल क्लिक करते हो तो क्या हो जाता है? विंडो, तो विंडो क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड डिलीट ए डायरेक्टरी एंड 5 सब डायरेक्टरीज। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डॉस इसमें से स्थित डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को हटा देता है? तो ये अभी आप लोग डॉस नहीं पढ़े, डॉस स्टार्ट नहीं किया था, है ना, फिर भी ये डॉस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप समझ लो कि डॉस होता क्या है। तो डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड बेस्ड होता है। आप इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर आपको टाइम देखना है ना तो आप टाइम कमांड लिखोगे, टाइम लिखो तो टाइम दिखाई देगा, अगर आप डेट डालोगे ना तो डेट आएगा। तो ये डॉस है, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। डॉस में कमांड दो प्रकार के होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और लिखवाऊंगा भी इसको, है ना। जब अभी तो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं, जब अपना अलग से थ्योरी क्लास चलेगी, ठीक है ना, उसमें आपको हम डॉस अलग से बताएंगे, डॉस में कौन कौन से कमांड होते हैं, कितने प्रकार के कमांड होते हैं, इसका यूज क्या होता है, बहुत सारे इसमें कमांड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। जो काम आप कर सकते हो विंडोज के माध्यम से ना, जैसे अगर आपको करना है क्या, आपको अगर कोई बनाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपको डायरेक्टरी बनाना है तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे? न्यू पे जाओगे और फोल्डर पे क्लिक करोगे, तब ये फोल्डर बनेगा। यहाँ पे देखो ये तब फोल्डर बना, यहाँ पे ना ये फोल्डर बन गया, यानी कि डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी बन गया ना। यही काम हम डॉस के माध्यम से भी कर सकते हैं, यही काम हम किससे कर सकते हैं? डॉस से कर सकते हैं, ठीक है ना। वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कमांड देना पड़ता है। जैसे कि हमें जाना है डेस्कटॉप पे तो cd स्पेस डेस्कटॉप, है ना, DESK टॉप, डेस्कटॉप पे चले गए। अब हमें डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बनाना है ना, तो यहाँ पे हमने कर दिया मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम हमने कर दिया मान लीजिए एग्जाम युग, है ना, एंटर मार दिया, ऑलरेडी बनी हुई है, कोई बात नहीं। मैक डायरेक्टरी और इसका नाम दे देते हैं युग एग्जाम, इस नाम से नहीं बनाए होंगे हम, है ना, मेक डायरेक्टरी युग एग्जाम। ये देखो ये, अब आइए देखते हैं डायरेक्टरी बनी क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे युग एग्जाम नाम डायरेक्टरी बन गई यहाँ पे। तो यही काम तो हम विंडोज से भी कर सकते हैं, वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने किया है कमांड के माध्यम से। हम इसको चाहें ना, इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। यहाँ से कैसे? आप यहाँ से कमांड दे दो, क्या कमांड दे दो? RD, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, फोल्डर हट जाए। कौन सा फोल्डर हट जाए? युग एग्जाम नाम से जो बनाया है, एंटर मार दोगे, देखो यहाँ से हट जाए, ये हट गया, ये हटेगा, ये पक्का हटेगा, यहाँ से हट गया, देखिए तो वहां से भी हट जाएगा ना मैडम, वहां से भी हट जाएगा ये, यहाँ से, हाँ यहाँ से भी हट जाएगा ये। हमें यहाँ पे डॉस ये है ना, डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये CUI होता है, कमांड यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कमांड देना पड़ता है, हमें यहाँ पे क्या देना पड़ता है? कमांड, निर्देश लिखित कमांड देना होता है, ठीक है ना। यही इसलिए तो बोलते हैं इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये कौन सा बेस्ड होता है? ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड बेस्ड होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से कई सारे क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं, इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड। उसी में से यहाँ पे एक कमांड पूछ रहा है जिसके बारे में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स डिलीट ए डायरेक्टरी एंड 5 सब डायरेक्टरीज विद इन इट। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड इसके अंदर स्थित डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, यानी कि अगर हमने कहा मान लो इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है ना, हमने कहा कि मान लीजिए कि आपने एक इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाया और इंडिया के अंदर भी आपने एक डायरेक्टरी बनाया, किस नाम की? MP नाम की डायरेक्टरी बनाया, और MP के अंदर भी आपने एक डायरेक्टरी बनाया, मान लीजिए जबलपुर नाम का बनाया,
ठीक है ना, JBP, एक बनाया आपने BPL भोपाल नाम का, ठीक है ना, उसके अंदर भी बनाया, तो डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी क्या बोलेंगे, सब डायरेक्टरी। तो ऐसी को अगर हमें हटाना होता है ना, तो देखिए किस फॉर्म में बना है, ट्री के फॉर्म में बन गया है, देखिए रूट बन गया, बाकी ये शाखाएं बन गई, तो ये ट्री के फॉर्म में बन जाता है, पेड़ के शाखा के रूप में बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। अब उसके अंदर को भी अगर आपको हटाना होता है तो उसके लिए हमें अलग कमांड यूज करना पड़ता है, और वो कमांड कौन सी होती है, डेल ट्री, जो हमारा ट्री फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हटाना है, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनी है उस फॉर्मेट को भी हटाना है आपको, तो डेल ट्री का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जब इसको हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे ना तब ज्यादा समझ आएगा, अभी तो ये हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड by a PC microprocessor to get the computer system started after your turn it on। मतलब जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो निम्नलिखित में से पीसी के माइक्रोप्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम बायोस, यानी कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं ना तो सबसे पहले क्या ऑन होता है, आपका बायोस सेटिंग ही ऑन होता है। अगर आप बायोस नहीं देखे हो तो सिस्टम को आप ऑन करो और डिलीट बटन दबाते जाओ, डिलीट बटन दबाते जाओगे ना बायोस सेटिंग खुल जाएगा। बायोस सेटिंग से हम बहुत सारी सेटिंग करते हैं, नेटवर्क की सेटिंग करना है, लैन, अगर आपको सिस्टम को बूट करना है लैन से तो लैन बूटिंग से पीओटी दे सकते हैं, हार्ड डिस्क बूट नहीं करना है लैन बूट से करना है वो सेटिंग कर सकते हैं, अगर आप डेट टाइम चेंज करना चाहते हैं डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, बायोस की सेटिंग होती है। तो बायोस क्या फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोस, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बायोस कहां पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है कि रैम में स्टोर होता है कि रोम में स्टोर होता है, बायोस रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14, ओके 14 ही होगा, 14 तो हो गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंक और रेफरेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस एन आइटम stored somewhere else in the computer system। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लिंक या रेफरेंसेस है जिसका कंप्यूटर सिस्टम में कहीं और स्टोर किए गए आइटम का उपयोग करने के लिए किया जाता है। मतलब आप यहां पे समझ जाइए, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, क्या सपोज ये टाइपिंग मास्टर, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। ये टाइपिंग मास्टर हमारा पड़ा कहाँ है, टाइपिंग मास्टर यहाँ पड़ा हुआ है, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं क्या, यहाँ पर ये ओके, ये उठा करके इसको हम ले जाते हैं और ये ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर दिया हमने ना, ये यहाँ पे ड्रैग हो गया, आ गया यहाँ पे, ये आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली यही वाला नहीं है, ये इसकी लिंक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, आप प्रॉपर्टी पे जाओ, जब देखोगे प्रॉपर्टी पे, आप राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी पे जाओ तो यहाँ पर क्या बताएगा, ये क्या है, शॉर्टकट है, लिंक इसकी आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिंक बनती है। यहाँ पे आप कैसे भेज सकते हो, सेंड टू डेस्कटॉप। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हो और यहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप, शॉर्टकट, क्रिएट शॉर्टकट, आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो गया इसका ना, ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट। इसकी साइज देखिए, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज कितनी है, साइज नहीं दिखा रहा है। अगर हम इस मेन फाइल को अगर हटा देंगे ना तो ये शॉर्टकट की का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लिंक तो इससे रिलेटेड है ना, ये रेफरेंस है ना इसका। तो जो मेन नहीं रहेगा तो फिर लिंक क्या करेंगे हम, लिंक अगर हट गई या रहे कोई मतलब नहीं, अगर हमारा मेन फाइल हट गया
तो फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम लिंक के माध्यम से। तो हम लिंक क्रिएट भी कर सकते हैं शॉर्टकट बना करके। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन ये था आपका कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ लिंक which is used to access an item stored somewhere else in the computer system। वो कहीं पे और स्टोर है, उसको हम फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। वो किसका यूज करके? हम क्या यूज करके? शॉर्टकट का यूज करके, क्रिएट शॉर्टकट की, है ना। चाहे वो ऑप्शन रहे क्रिएट शॉर्टकट या शॉर्टकट रहे, फिर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू लॉन्च रजिस्ट्री एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड का उपयोग रजिस्ट्री एडिटर लॉन्च करने के लिए किया जाता है? अच्छा, ये रजिस्ट्री एडिटर क्या होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके रजिस्ट्री में कुछ एडिटिंग करना है, उसको हम कैसे ओपन करेंगे? विंडो आर करके और यहाँ पे लिखेंगे REGEDIT, ठीक है ना। यहाँ पे सिस्टम रजिस्ट्री और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। और जो सिस्टम की रजिस्ट्री है ये यहाँ पे आपको अपने सिस्टम में छेड़खानी नहीं करना कि आप किसी भी जा करके एडिटिंग कर दो, वो सिस्टम प्रॉब्लम। अगर आपने किसी फाइल, जैसे प्रिंटर का है ना, ये प्रिंटर हमारा जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, ये सॉफ्टवेयर, ये जो हम प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर हम यहाँ पे जा करके छेड़खानी करते हैं, हेर फेर करते हैं, तो अपना जो ड्राइवर है, ठीक है, ये करप्ट हो जाएगा और आपका प्रिंटर प्रॉपर नहीं चलेगा। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, प्रॉपर चेंजेस जो लायक है, तो आप यहाँ से सिस्टम रजिस्ट्री से जाकर के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप सिस्टम रजिस्ट्री में जाकर के कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? वो कहां से कर सकते हैं? एडिट रजिस्ट्री में जाकर के, REGEDIT करके रन पे आप विंडो आप प्रेस करिए और यहां पे टाइप करिए REGEDIT, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से कमांड का उपयोग रजिस्ट्री एडिटर लॉन्च करने के लिए करते हैं? तो REGEDIT, राइट आंसर सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर 17 नंबर 16 नंबर, ये 16 नंबर तो अपना हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ठीक है। Which of the following is a shortcut key for quick access to Windows Task Manager? विंडोज टास्क मैनेजर क्या होता है? मतलब आपके अपने कंप्यूटर पे विंडो पे क्या क्या काम कर रहे हो, टास्क यानी कार्य, कौन कौन से कार्य कर रहे हो, ये टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इस टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+ESC का यूज करते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के ESC प्रेस करेंगे ना, तो वो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ये टास्क मैनेजर होता क्या है कि जो आप विंडो में वर्क कर रहे हो ना, सभी विंडो की यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। हम यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है जो टास्क मैनेजर पे चल रहा है। आप चाहो ना प्रोसेस को एंड भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके और एंड पे क्लिक कर दोगे ना, तो संबंधित प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही, बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर जो हमारा संबंधित रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसको सेलेक्ट करके, जैसे उसको हम सेलेक्ट करके क्या कर दें, एंड प्रोसेस कर दें, वो हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, प्रोसेसिंग पे रहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कुंजी का प्रयोग विंडोज टास्क मैनेजर पे तेजी से, यानी कि शॉर्टकट की पूछ रहा है, ओपन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? Ctrl+Shift+ESC होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर Ctrl+Shift+ESC हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following protects your computer from viruses? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज करो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following is not an antivirus? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस, कौन सा क्वेश्चन था, 19 था ना, हाँ। Which of the following is not an antivirus? एंटीवायरस इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एंटीवायरस कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे एंटीवायरस कौन कौन सा है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे SBIM
NOTEN, नॉर्टन। ये नॉर्टन एक एंटीवायरस है, यानी कि वायरस को हटाने का ये सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रकार के एंटीवायरस जितने भी आते हैं वो यूटिलिटी प्रकार के सॉफ्टवेयर में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की मरम्मत करने के काम आता है। अगर वायरस आ गया तो उसको हटाना, मरम्मत हुआ है ना, मरम्मत हुआ। तो जो एंटीवायरस होते हैं यूटिलिटी प्रकार के सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ये है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एंटीवायरस नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकफ्री ये भी एंटीवायरस है, और यहाँ पे कास्पर स्काई ये भी आपका एंटीवायरस है। ये जो फाइल जिला है ये एंटीवायरस नहीं है। ये फाइल जिला का काम क्या होता है? इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी लॉन्ग फाइल है ना अपलोड करना है, क्या फाइल को अपलोड करना है, नेट पे डालना है, तो फाइल जिला जैसे सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, तो ये अपलोडिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो इसके अलावा है सभी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो फाइल जिला एंटीवायरस नहीं है, ये फाइल को अपलोड करने वाला सॉफ्टवेयर है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फाइल जिला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन फॉर विंडोज पावर सेवर प्लान। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो अगर आप पावर जो कंज्यूम कर रहा है कम से कम पावर ले, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप सिस्टम बंद कर दोगे? नहीं, हमारा सिस्टम बंद भी ना हो और साथ में वो हमारा पावर भी ज्यादा कंज्यूम ना करे। अगर हम सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सिस्टम यूज नहीं करना है, तो क्या हम सिस्टम को बंद कर दें? नहीं, हमारा सिस्टम चालू रहे, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम न करे। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम टर्न ऑफ द क्या करेंगे यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर द विंडोज पावर सेवर प्लान। तो हम टर्न ऑफ द कंप्यूटर ये हम नहीं करेंगे। बाकी अगर हम चाहें ना तो क्या कर सकते हैं? डिम द सिस्टम, डिम द डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले है हम कर सकते हैं, डिस्प्ले को कम कर सकते हैं। जो हमारा स्क्रीन है ना, ये हम इसके डिस्प्ले को कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, है ना। अगला टर्न ऑफ द डिस्प्ले, या डिस्प्ले को हम बंद कर दें, या पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, या कंप्यूटर को हम स्लीप कर दें। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज पावर सेवर का वैध विकल्प नहीं है? भाई हम सिस्टम में बंद कर देंगे तो पावर तो उसे बचेगी, लेकिन काम तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर हमें अगर सिस्टम को ओपन करना हुआ, ठीक है ना, कुछ काम अटेंडम कुछ काम आ गया करना हो, तो फिर हमें फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो यह सही तरीका नहीं है कि आप पावर सिस्टम को बंद करके आप पावर बचाएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ द कंप्यूटर। चलिए ये क्वेश्चन को समझ आ गया ना, बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है विंडोज पावर को ऑन सेवर प्लान रखने का, तो यहाँ पे टर्न ऑफ द कंप्यूटर। बाकी हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और फोर्थ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। Which of the following can be used to open command prompt in Windows for executing text-based command? टेक्स्ट बेस्ड कमांड को एग्जीक्यूट करने के उद्देश्य से विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए कौन सा विकल्प ओपन करेंगे? वही मतलब कि अगर आपको नोटपैड ओपन करना है, वर्ड पैड ओपन करना है, या फिर आपको कमांड ओपन करना है ना, तो पहली बात हम करते क्या है? विंडो आर करते हैं, रन ओपन होता है। रन के बाद फिर हम अगर कमांड ओपन करना चाहते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके लिए क्या लिखते हैं? CMD लिख के एंटर मारते हैं ना, तब ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, ठीक है। तो यहां पर यही बोला कि अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है, एग्जिट मार दें तो हाँ, अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है तो क्या लिखना पड़ता है रन पर? तो रन पे हमें CMD लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के कार्डिक राइट आंसर हो जाएगा CMD। अच्छा एक चीज और कि अगर हम रन पर यहाँ पे ऑप्शन दिया COMMANDS कमांड लिखे, ये गलत है। अगर हम COMMAND कमांड कर दें तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे कमांड ऑप्शन तो दिया नहीं है, कमांड्स दिया है ना, कमांड्स, ठीक है ना। हाँ कमांड होगा, कमांड से नहीं, ठीक है ना। या तो CMD करो या command.com करो आप, लेकिन command.com या कमांड दिया नहीं, कमांड्स दिया है। तो डॉस ओपन करने के लिए CMD ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर है ना ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 की ओर।
अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज सेटिंग एंड कस्टमाइज द फंक्शनलिटीज ऑफ योर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके कंप्यूटर की सेटिंग में बदलाव करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सेटिंग में बदलाव करने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है कि जिस तरह से मोबाइल में आप सेटिंग का यूज करते हैं ना, कि सेटिंग मोबाइल में जाकर सेटिंग आप फोन की स्टाइल ऐसे दिखना चाहिए, है ना, कर्सिव दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, और सारा सेटिंग करते हैं मोबाइल पे। उसी तरह से अगर कंप्यूटर में सेटिंग करना है ना, तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल पैनल पे अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हटाना है ना, तो कंट्रोल पैनल पे जाके हटा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल ये होता है, ठीक है ना, ये जा करके आप वहाँ से सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following helps to protect your computer from hackers and malicious software? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके हैकर्स यानी कि जो अनथॉराइज्ड यूजर होते हैं, है ना, जो हैकर होते हैं और मलेशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनसे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, है ना। उसके बचने के लिए हम विंडोज़ फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ फायरवॉल एक फर्मवेयर होता है जो कि अनऑथराइज्ड यूजर से एक्सेस करने के लिए बचाता है। ये क्या फायरवॉल मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जैसे ये अपने सी ड्राइव में और एक हम आई नेटवर्क के अंदर www के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर रखे हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर हम इस पर टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है ना, ये दिखाते हैं आपको, ओपन हो जाए थोड़ा सा। ये अपना जैसे हम ब्राउज़र खोलते हैं और लोकल सिस्टम पे ही अपने हैं, लोकल होस्ट पे ही है, और लोकल होस्ट एन पे हमने रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसको हम रन करते हैं। हाँ, ये देखिए, है ना, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। हम इसमें अपना आईडी पासवर्ड डालें स्टूडेंट का, और यहाँ पे जाकर के बच्चा अपना पासवर्ड डाल लेगा और यहाँ पे अपना जो भी टेस्ट होगा टेस्ट दे सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन हमने हटा दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इसको हम लैन पे कनेक्ट कर दें और दूसरे सिस्टम पे हम एक्सेस करें और हम इसका जो ब्लॉक कर दें, फायरवॉल इसका क्या कर दें, डिसेबल कर दें, यानी कि हम फायरवॉल को ये कर दें कि भाई दूसरे सिस्टम पे एक्सेस न हो ये, ठीक है। तो दूसरे सिस्टम पे एक्सेस नहीं होगा क्योंकि फायरवॉल हमें क्या देगा, सिक्योरिटी देगा, दूसरे सिस्टम पे हम एक्सेस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो फायरवॉल को आप विंडोज फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फायरवॉल, ये देखिए यहाँ पे फायरवॉल रहता है, ये विंडोज फायरवॉल को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। विंडोज फायरवॉल अगर ऑन है तो अपना सिस्टम सिक्योर है, और विंडोज फायरवॉल अगर हम क्या कर देते हैं, ऑफ, तो हम नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, फायरवॉल, अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस करवाने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज फायरवॉल हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि which of the following option allow to save the current works to different file than the original name। वही बताया था कि अगर आप किसी फाइल को सेव करते हैं, सेव और किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी और जगह पे सेव करते हैं, तो उस समय हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। और MS वर्ड में सेव एज के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की F12 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, F12, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेव एज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की F12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर अगला क्वेश्चन, अ फाइल नेम हैज 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 होगा ना, TWO, 2 parts separated by dot. The parts preceding the dot is called, whereas the parts following the dots is called। मतलब एक फाइल नाम के 2 भाग हैं जिसमें एक बिंदु से विभाजित किया गया है, और बिंदु के पहले भाग को क्या कहते हैं, यानी कि पहले वाले को और डॉट के बाद वाले को। मैं एग्जांपल देता हूं, समझिए आप। एग्जांपल अगर समझ जाएंगे तो मैंने इसको बताया था, फाइल एक्सटेंशन बताया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये CPCT में, इसका बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल है, उसका नाम है, सपोज यहाँ पर एक फाइल है, सपोज
इसका नाम हम दे देते हैं एग्जाम युग डॉट JPEG। ठीक है, हमारे पास एक फाइल है। तो यहां पर क्या है, यहां पे हमने बताया फाइल एक्सटेंशन। किसी भी फाइल में दो नाम होते हैं, किसी भी फाइल में दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम बताया था। ठीक है ना, और जो सेकेंडरी नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन नेम कहते हैं, और प्राइमरी नेम क्या होता है, फाइल का नाम होता है, ये बताया था। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि यहां पर हाँ, a file name has two parts separated by the dot. The part preceding the dot is called, क्या कहेंगे इसको हम, बताइए। हाँ, यहां पर प्राइमरी नेम, जो फाइल का नाम होता है क्या होता है, वो प्राइमरी नेम। whereas the part following is dot is called, जबकि डॉट वाले पार्ट को हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। बताया था ये, जैसे हमने यहां बताया, जैसे हमने कहा यहां पे एग्जाम युग। ठीक है ना, अब यहां पे डॉट, यहां पे फाइल कौन सी है, JPEG है, JPEG। तो यहां पे ये डॉट के बाद जो लगता है ना वो एक्सटेंशन नेम होता है, और ये क्या होता है, फाइल का नाम होता है, ये फाइल का नाम है, एक्सटेंशन नेम होता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम डॉट के बाद स्टार्ट होता है, प्राइमरी नेम फाइल का नाम होता है। तो किसी भी फाइल में दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, ये तो बताया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्काइव फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। निम्न में से कौन सा एक आर्काइव फाइल प्रारूप है जो छत रहित डाटा संपीड़न को सपोर्ट करता है? तो कौन सा होता है वो, जिप फाइल। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, मतलब कि अगर कोई फाइल 5 MB की है ना, तो उसको आप सिकोड़ करके कंप्रेस करके उसको आप 4.5 MB या 4 MB कर सकते हो, घटा सकते हो। कैसे, तो उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये फाइल हमारे पास है, यहाँ पे है ना, ये फाइल अभी कितने MB का है, ये फाइल अपनी है 375 KB का है। हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, है ना, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड टू कंप्रेस कर देते हैं, तो हमारा डाटा वही रहेगा। ऐसा नहीं डाटा क्षति हो जाएगा, डाटा का क्षति नहीं होगा, बल्कि हाँ, बल्कि क्या हुआ, देखिए ये फाइल बन गई, यहाँ बन गई है। अब यहाँ पर इसका हम यहाँ पर जाकर के प्रॉपर्टी देखेंगे ना, कहाँ गई, ये है, नहीं वो नहीं है, जो हमारी अभी फाइल बनी है ना, ये हाँ, ये वाली ना, नेचुरल वाली। एक मिनट फिर से बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू और कंप्रेस्ड फाइल कर देते हैं, है ना। क्या बनी, क्या, हाँ ये बनी है ना, ये बनी है। ठीक है, ये बनी है ना, ये कंप्रेस्ड फाइल है। अब देखिए इसकी साइज कितनी थी, देखिए यहाँ पर देखो, ये 375 KB। अब वही तो फाइल है ना, डाटा का लॉस नहीं हुआ है ये हाँ देखो कितना हो गया, 300। कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ, तो हाँ कितना भी कम हुआ लेकिन कम हुआ, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है, तो क्या हो जाएगा, जिप फाइल, यानी कि कंप्रेस्ड फाइल होती है जिप फाइल। ठीक है ना, आप अगर 4 MB की है तो आप घटा के कम कर सकते हो, 4 से कम तो कर ही सकते हो कंप्रेस करके। ठीक है ना, सेंड टू कंप्रेस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विंडोज एक्सप्लोरर इफ देयर इज नो प्लस साइन टू द लेफ्ट फॉर द फोल्डर आइकॉन, इट मीन्स दैट द फोल्डर डज नॉट हैव एनी। मतलब कि विंडोज एक्सप्लोरर में यदि फोल्डर आइकॉन के बाईं ओर धनात्मक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, आप यह समझिए कि यहां पर जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं, हाँ इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंडिया नाम की क्या बनी है, डायरेक्टरी बनी है, नहीं फोल्डर बना है। ठीक है ना, ये प्लस आइकॉन रहता है, जब आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो इंडिया के अंदर जितने भी डायरेक्टरी बने होंगे ना, यहाँ पे जैसे हमने कहा MP, UP, CG, है ना, बिहार, जितने भी यहाँ पे और भी सब डायरेक्टरी होंगे वो
रहते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, अगर माइनस शो कर रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी नहीं है। अगर प्लस शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सब डायरेक्टरी है। अगर माइनस शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सब डायरेक्टरी नहीं है। अच्छा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसको हम सब डायरेक्टरी, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टरी। अब इंडिया के अंदर ना बाकी चीजें हैं, ये एमपी यूपी सीजी नाम की डायरेक्टरी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब डायरेक्टरी। यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को हम सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी कहेंगे। ये बात याद रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पे यही क्वेश्चन कर रहा है सिंपल सा कि हाँ, कि विंडोज एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर आइकॉन के बाईं ओर लेफ्ट में धनात्मक चिन्ह नहीं है, मतलब माइनस होगा, तो अगर धनात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या नहीं है, फोल्डर के नहीं है कि सब फोल्डर नहीं है। अगर माइनस शो कर रहा है तो मतलब क्या नहीं है, उसके अंदर सब फोल्डर नहीं है है ना, ऐसा चीज, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग फोल्डर व्यू इज मोस्ट सुटेबल फॉर फोल्डर दैट कंटेन पिक्चर। निम्न में से कौन सा व्यू उन फोल्डर को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें छवियां हैं, मतलब जिसमें इमेज है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए हमने ओपन किया, क्या डी ड्राइव ओपन किया, ठीक है ना। इसमें देखिए जिसमें इमेज है ना, इसमें इमेज है ना। यहाँ पे जो व्यूज होता है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, थंबनेल। यहाँ पे जब एक्स्ट्रा पे कर दोगे आपने, देखिए जो इमेज वाली होती है ना प्रॉपर दिखाई देंगी। हाँ ये देखो, इसमें इमेज, इसमें ज़्यादा इमेज प्रॉपर समझ में आ रहा। अगर हम इसी को क्या कर देते, इसी को हम कर देते टाइटल में ना, तो टाइटल में कर देते तो हमको समझ नहीं आता कि भाई किस में इमेज है, नहीं आता। इसी का हम व्यू चेंज कर देना, इसका हम व्यू का क्या कर दें और एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन या थंबनेल में कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे समझ में हमको आ रहा है कि भाई इसमें तो इमेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वाले में इमेज जरूर है, इसमें भी इमेज जरूर है, शो कर रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वही क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यू फोल्डर को देखने के लिए उपयुक्त है जिसमें इमेजेस हैं। तो क्या होता है कि जो थंबनेल व्यू होता है ना, इस पे जब आप टिक कर देते हो तो इमेज दिखती है बाहर से ही कि क्या है इसमें, इमेज कौन सी है या इमेज है कि क्या चीजें हैं, वो बाहर से ही दिखने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा थंबनेल व्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। इसमें से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर यानी कि जैसे कि एमएस वर्ड है ना, नोटपैड, ये सभी क्या है, ओपन ऑफिस राइटर, ये सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या नहीं है, ओपन ऑफिस कैल्क, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। ये जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैल्क होता है, ये ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये अगला, टू ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वन लाइन इज फिल्ड देन टेस्ट इज कॉल्ड। जब एक पंक्ति टेस्ट से भर जाए तब स्वचालित ऑटोमेटिक अगली पंक्ति पर जाने को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, वर्ड बताया था, बोलिए वर्ड रैप नहीं, वर्ड रैप बताया था ना, उसको नोटपैड में बताया था, याद आया, बताओ प्रैक्टिकली। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने नोटपैड ओपन किया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस टिक को ऐसा कर देते हैं, ये वर्ड रैप को हटा देते हैं, हटा दिया ना। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो वो क्या करेगा कि वो लास्ट में जाने के बावजूद भी उसी लाइन पे जाता जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्या कर दें कि जब ये हमारा जब फिनिश हो जाए लास्ट लाइन, तो ऑटोमेटिक नीचे पे आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड रैप, यानी कि शब्दों को स्क्रीन के अंदर बांधना। यहाँ पे देखिए ये टिक हो गया ना, अब जब आप कुछ भी लिखोगे ना, जब स्क्रीन के लास्ट पे जाएगा तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे आ जाएगा। यानी कि वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, वर्ड रैप का मतलब होता है शब्दों को स्क्रीन के अंदर बांध के रखना, ठीक है ना। तो ये वर्ड रैप ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक पंक्ति टेस्ट में भर जाती है तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चली जाए, अगली लाइन पे चली जाए, तो इसके लिए हम वर्ड रैप ऑप्शन का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला,
हाँ, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो एमएस वर्ड हमें ओपन करना पड़ेगा भाई, एमएस वर्ड। चलिए एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो प्रैक्टिकली तभी तो हो पाएगा। ठीक है, हाँ ओपन कर लें। ये अपना ओपन एमएस वर्ड ओपन हो गया। क्वेश्चन देखते जाइए फटाफट, प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाते जाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप किसके अंतर्गत आता है? पैराग्राफ होम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? अलाइनमेंट यहाँ पर देखिए लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर होते हैं। 4 अलाइनमेंट होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? राइट, मतलब कि कोई भी आप सेंटेंस लिखो, कंट्रोल या लेफ्ट, कंट्रोल आ से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जैसे जस्टिफाई बन जाएगा। बहुत आसान, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई। हाँ वेरी गुड, कंट्रोल प्लस ई। अगला बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का यूज होता है? कंट्रोल प्लस जी। वेरी गुड। अगला बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट के लिए कौन सा अलाइनमेंट में? अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसको करना करके देखिए प्रैक्टिकल। अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस F12 नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंट्रोल प्लस F12 होता है, इसको अगर आप प्रेस करोगे ना तो इससे क्या ओपन हो जाता है? यहां पर दूसरा ही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वो ओपन के लिए, जिस तरह से कंट्रोल प्लस O ओपन के लिए होता है ना, कंट्रोल प्लस F12 ओपन के लिए हो जाएगा। बाकी ये सभी का जब यूज करोगे ना आप सभी ऑप्शन, तो सभी ऑप्शन से अलाइनमेंट ऑप्शन खुलता है। ये किसके लिए है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है शॉर्टकट की। ये राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, ये सेंटर के लिए होता है। अभी हमने पढ़ा ना, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए, कंट्रोल प्लस यहां पर, तो यहां पर ये शॉर्टकट कीज हैं। तो यहां पर कौन सा अलाइनमेंट के लिए नहीं होता है? तो ये कंट्रोल प्लस F12 नहीं होता अलाइनमेंट के लिए, वो तो ओपन के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसे यूज करते हैं? ये बताया था हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, पैराग्राफ न कि फोंट डायलॉग बॉक्स, कंफ्यूज हो गए आप। फोंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल, ये फोंट डायलॉग बॉक्स, यहां पे जाकर के अगर आप प्रेस करते हो, क्या कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो आपका ये फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वाला फोन डायलॉग बॉक्स, ये फोन डायलॉग बॉक्स। यहां पे बात हो रही है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अल्ट प्लस एच प्लस पीजी होता है। हाँ ये शॉर्टकट की लिख लीजिए इसको फटाफट। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अल्ट प्लस एच प्लस पीजी यूज होता है। ओके, हाँ अल्ट प्लस एच प्लस पीजी। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर अल्ट प्लस एच प्लस पीजी। नेक्स्ट पढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिस्ट खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ओपन करते हैं भाई। यहां पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये है, ये वाला लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये इसको ओपन करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे? इसके ओपन करने के लिए हम अल्ट प्लस एच प्लस के, है ना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ओपन करने के लिए अल्ट प्लस एच प्लस के करेंगे। ठीक है ना, अल्ट प्लस एच प्लस के, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसा कि मैंने बता दिया, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कौन सा है? ये है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो अगर आपको तो अल्ट प्लस एच के करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? मतलब कि पहले से ही 1.5 होती है। ये बताया था 1.5 होती है। वेरी गुड। अब मतलब कि जैसे कि ये पैराग्राफ हम लिख देते हैं, यहाँ पे RAND लगा देते हैं, इंटर मारते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से कितना रहता है? 1.5। अगर आपको कितना करना है? 2 करना है, तो 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 करेंगे।
अगर आपको देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया 2 पे आ गया। अगर आपको करना है 1.5, इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5, तो कंट्रोल प्लस 5 करेंगे तो 1.5 पे ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.5 होती है, लेकिन यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1.0 करने के लिए, यानी कि 1 करने के लिए, तो 1 करने के लिए कंट्रोल प्लस 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग 2.0 करना है, यानी कि 2 करना है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा, बिल्कुल इसको रट लीजिए, प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए भी बताया ना हमने, तो कंट्रोल प्लस 5 ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम लाइन स्पेसिंग कितनी की जा सकती है, तो हाँ यहाँ पर 0.06 न्यूनतम लाइन स्पेसिंग, यानी कि जो शब्दों के बीच की जो दूरियां होती हैं, लाइनों के बीच की दूरियां है ना, एक लाइन 2 लाइन, इनके बीच की जो दूरियां है ना, तो हम 0.06 कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। अच्छा, यहां पर अधिकतम हम कितना कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग, अधिकतम लाइन स्पेसिंग हम 132 कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी देख लो, अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो तो सही रहेगा। यहाँ पे चलिए लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं भाई, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है और लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं और लाइन स्पेसिंग आप कर दो, यहाँ पे बहुत सारा कर दो। एक्सेप्ट करेगा क्या, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोल रहा है कि आप मैक्सिमम 132 कर सकते हो, ठीक है ना। और 0 कर दीजिए, क्या 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोल रहा है कि कम से कम 0.06 कर सकते हो, देखो बता भी रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हाँ मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 132 और मिनिमम 0.06 लाइन कर सकते हैं शब्दों की, यानी कि जो लाइनें होती है ना, लाइनों के बीच की जो दूरियां होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेडिंग कलर लिस्ट ओपन करने के लिए, शेडिंग कलर कहाँ पे होता है, तो शेडिंग कलर लिस्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे ये है शेडिंग कलर लिस्ट, ये है शेडिंग कलर लिस्ट। इसको ओपन करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स, इसको ओपन करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो इसको ओपन करने के लिए, इस शेडिंग कलर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है यहाँ पर अल्ट प्लस एच, अल्ट प्लस एच शेडिंग कलर लिस्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज होता है। तो अगर आप अल्ट प्लस एच करेंगे ना, सीधे वही ओपन होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप प्रैक्टिकल करते जाइएगा, जितने हम बता रहे हैं सभी शॉर्टकट यूज करिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लिस्ट ओपन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लिस्ट ओपन करने के लिए क्या यूज होता है, अल्ट प्लस एच बी, बॉर्डर लिस्ट। अगर आपको बॉर्डर खोलना है ना, एच बी, अल्ट प्लस एच बी, बॉर्डर। अगर आपको अप्लाई करना है ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर कर दो, बॉर्डर बन जाता है ना। तो ऐसा कुछ करने के लिए अल्ट प्लस एच पी का यूज होता है बॉर्डर लिस्ट ओपन करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लिस्ट हटाने के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको बॉर्डर लिस्ट हटाना क्या करेंगे, बताइए जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। नो, बॉर्डर होगा, हाँ कलर भी देखो, अगर आपको कलर हटाना है तो नो कलर, बॉर्डर हटाना है नो बॉर्डर, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, ठीक है ना। अगर आपको बॉर्डर हटाना है ना, तो क्या करोगे आप, नो बॉर्डर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करोगे आप, ये है, ये नो बॉर्डर का यूज करेंगे ना, ऐसा। तो अगर आपको बॉर्डर हटाना है ना, तो इसके लिए हम नो बॉर्डर ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में बुलेट एंड नंबरिंग किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो बुलेट एंड नंबरिंग होम टाइप के अंतर्गत आता है, ये बताया था। ये बुलेट नंबरिंग यहाँ पर देखिए, ये है बुलेट्स है नंबरिंग, ये है जो यूज करते हैं ना, ये चिन्ह बुलेट्स नंबरिंग वाले, तो ये होम के अंतर्गत आते हैं, तो बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्कल बुलेट्स के लिए किसका यूज करते हैं, तो सर्कल बुलेट बताया था हमने, सर्कल बुलेट, हाँ बताइए, हाँ कंट्रोल प्लस सी प्लस एल, ठीक है ना, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए तो किसका यूज करेंगे, अल्ट प्लस कंट्रोल एल। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आप ना, यहाँ पर सर्कल बुलेट्स और इसमें दोनों में अंतर है ना। अभी हमने क्या कहा कि अगर आपको सर्कल बुलेट बनाना है तो क्या प्रेस करोगे, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। देखिए एग्जांपल देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल,
कंट्रोल प्लस सी प्लस एल करेंगे ना, ये वाला बनेगा, ये देखिए ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, किसका यूज करने से, सर्कल बुलेट्स करने का, ये देखो ये बन रहा है, ये करने से, ठीक है ना, ये करने से। लेकिन अगर आप क्या प्रेस करते हो, अगर आप प्रेस करते हो ये चिन्ह, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट एल होगा सर्कल बुलेट के लिए। क्वेश्चन अगला ये है कि बुलेट्स नंबरिंग वाला यूज करना है अगर आपको, तो नंबरिंग के लिए अल्ट कंट्रोल एल होगा। देखिए कैसे, अल्ट कंट्रोल एल, ये देखिए अल्ट कंट्रोल एल 1 नंबर, अल्ट कंट्रोल एल 2 नंबर, अल्ट कंट्रोल एल 3 नंबर, ये हो रहा है। तो यानी कि अगर आप नंबरिंग यूज करना है तो उसके लिए अल्ट कंट्रोल एल यूज करेंगे आप, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, इंक्रीज इंडेंट, जैसे हाँ नहीं, इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एम होता है। जैसे अगर आपको यहां पर इंक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल एम करिए, अगर डिक्रीज करना है घटाना तो सिर्फ जोड़ दीजिए, कंट्रोल प्लस सी प्लस एम से डिक्रीज इंडेंट होता है, घटने लगेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमएस वर्ड में इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एम होता है और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस एम होता है, ठीक है। चलिए, तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में इतना ही, 52 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मॉडल नंबर 3 का प्रैक्टिस जल्द कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या लेते हैं, प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन जितने हमने किया है प्रैक्टिकली कर लेते हैं, उसको बता देते हैं, ठीक है। ओके।